उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। शबनम। जी हाँ, शबनम नाम था उनका फिल्म कटी पतंग में। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। असल में नाम है उनका बिंदु। अभिनेत्री बिंदु यानी एक दास्तान दर्द की। आपके दर्द जवां है, झिलमिलाती रोशनियों के बीच थिरकती अदाकारा की जिंदगी के संघर्ष की एक दास्तान। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। एक समर्थ अभिनेत्री जिनके बारे में शायद आप बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। हाँ, शर्मा न यूं, घबरा न यूं, लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी चमकती बिंदिया है जिन्होंने अपनी रोशनी से कईयों का जीवन रोशन कर दिया है। अपने दिल में जगा दीजिए। उजाले उनकी यादों में आइए मिलते हैं अभिनेत्री बिंदु से। बिंदु जी, बातें आपके बचपन से शुरू करते हैं। बताइए कि कहाँ आपका बचपन बीता था, और चूंकि फिल्मों का माहौल था, आपके पिता प्रोड्यूसर हुआ करते थे। बिल्कुल, मेरे पिता नानू भाई देसाई के नाम से मशहूर थे जी। और उस वक्त उन्होंने बीइंग अ प्रोड्यूसर 3-4 फिल्में प्रोड्यूस की थी। रोटी, रूपा, गाली। तो पार्टनरशिप में मतलब उन्होंने, और वो ज़माने में क्या था कि फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस हुआ करते थे। जी जी। चिमनलाल देसाई, चुनी भाई देसाई, मेरे फादर, ये लोग सब साथ में थे। तो उस वक्त मतलब लाइसेंस हुआ करते थे फिल्म बनाने के लिए जी। तो मेरे फादर और उन लोगों के पास ये 2 लाइसेंसेस थे। तो मतलब उस वक्त उन्होंने मतलब ये फिल्में भी बनाई थी। उसके अलावा जो सेंट्रल स्टूडियो हुआ करता था, जहाँ अब हम बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन मार्केट है, तो ये पूरा सेंट्रल स्टूडियो था। तो उनके भी मतलब केयर जो लेते थे मेरे फादर के जिम्मे था वो। अच्छा, तो यहाँ पर भी मतलब काफ़ी बोले उस ज़माने में जो अपनी मदर इंडिया थी, तो उस ज़माने में औरत नाम की फिल्म बनी थी, महबूब साहब ने बनाई थी। बिल्कुल। उनकी अपने मिसेस के साथ। वो औरत भी यहाँ पर शूटिंग वगैरह हुई थी, ये अपने सराउंडिंग में। क्या बात है। औरत थी, मेरा ख्याल है महबूब साहब ने बनाई थी वो। जी जी जी। तो उनके साथ भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। चूंकि वो सेंट्रल स्टूडियो उनके मतलब अंडर था, तो इस दरमियान ना उसी वजह से उनके साथ यारी दोस्ती बहुत अच्छी थी महबूब साहब के साथ जी। और उनकी मिसेस वगैरह भी मेरी मदर की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो वो तो मुझे अडॉप्ट करना चाह रही थी। अरे ये बेटी को मुझे हम लोग को दे दीजिए। तो मेरे फादर ने और मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, हमारी पहली बेटी, हम लोग कैसे आपको देंगे। मतलब जी। तो आप शूटिंग देखने जाया करती थी उस जमाने में? हम लोग बहुत छोटे थे, मेरे फादर अलाउड नहीं करते थे। हम लोगों को तो पिक्चर देखने का भी अलाउड नहीं था। अच्छा। फिल्में भी अगर देखना, अगर पसंद, रेडियो पे गाने सुनते थे तो दिल में आता था कि चलो जाके फिल्में देखें, मगर नहीं, बच्चों को देखने की फिल्में वही देखने की, जैसे वो मुन्ना या बुट पॉलिश, ऐसी ऐसी फिल्में हम लोग को दिखाते थे। और मुझे बहुत उस दरमियान, उसके बाद मेरा ख्याल है फिल्म रिलीज हुई थी नागिन, और मुझे बहुत शौक था, और वैजयंतीमाला मेरी फेवरेट जी जी आर्टिस्ट एज अ डांसर, और मुझे बहुत पसंद आती थी वो। तो उनके सब गाने नागिन के थे,
तो मैं अपने रेडियो पे सुन के गाया, अपना डांस वांस करना, मिरर के सामने देख के अपने आप को निहारना, वो दिमाग में चल रहा था वैसे। और जैसे वैसे करके मैंने मेरे फादर को मनाया कि मुझे ये एक फिल्म आप देखने दीजिए, जो वैजयंती माला मेरी फेवरेट। उन्होंने वो परमिशन तो दे दी, और मैंने देखी। उसके बाद बहुत बड़े गैप के बाद मैंने उस जमाने में अपनी बैजू बावरा जी और ये बसंत बहार तो देख रहे को ही नहीं मिली। मैंने जाके, जब मेरी शादी हुई उसके बाद कहीं रिलीज हुई थी, तब जाके मैंने वो फिल्म देखी। अरे मतलब फिल्में बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट थे। लेकिन डांस का बहुत शौक था आपको? वो बचपन से वो बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट जिसे बोलते हैं। तो चलते फिरते मेरी आदत थी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो डांस करते हुए जाती थी। तो मेरे फादर कभी कभी बहुत नाराज और गुस्सा होते थे, बोले ये क्या, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो उछल कूद करते, सीधे सीधे नहीं जा सकती। उनको क्या मालूम था सही है कि वाकई मैं डांसर भी बन जाऊंगी। जी। क्या तब डांस सीखने जैसा कुछ हुआ था, मतलब भरतनाट्यम या? उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत भरतनाट्यम भी सीखा, फिर थोड़ा बहुत कथक भी सीखा जी। ये नहीं, वो जरा था। उसके अलावा क्या था कि मेरे स्कूल में मुझे बहुत शौक था परफॉर्मेंस करने का। तो सारे ड्रामा वगैरह ये सब मुझे सबसे मेन बनाया जाता था कि तुम्हारे अंडर में तुम सब करो, ये सब ऑर्गेनाइज। तो ये सब मैं करती थी, और स्टेज पे भी डांस करना और ड्रामा करना, वो सब हम लोग करते थे स्कूल डेज में। क्या बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, क्योंकि आपने वैजयंती माला जी का नाम लिया और वो आपकी फेवरेट हुआ करती थी। तो नागिन का आपका सबसे पसंदीदा गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। नागिन का जो गाना था, ऊंची ऊंची दुनिया के दीवारें सैया तोड़ के जी तो मैं आई रे तेरे लिए सारा। क्या बात। ये आगे चल के आपके लिए भी बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। अच्छा, बिल्कुल। फिर जब उसके बाद मेरी वैजयंती माला जी से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको बताया था, तो बहुत खुश हुई मुझे मिलके। तब तक तो मैं आर्टिस्ट भी बन चुकी थी जी। मगर मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। तो बोले क्या बात कर रही हो? मैं बोली हाँ। मैं बोली आज भी मैं आपकी फैन हूँ। बड़ी खुश हुई। हाँ, क्या बात है। तो ये गाना सुनते हैं, हाँ, फिर आगे की बात करते हैं। एक नया संसार मिला, यार मिला दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। झूमते बहार आए दिल को करार मिला, झूमते बहार आए दिल को करार मिला। जाने ना दूंगी मुख मोड़ के जी मोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। रात नहीं हर बात नहीं है तारों की बारात नहीं, रात नहीं हर बात नहीं है तारों की बारात
बात नहीं, एक नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं, एक नई दुनिया में कोई मुलाकात नहीं, जाने ना दूंगी मुख मोड़ के जी मोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। बिंदु जी, आपने बताया कि डांस भी आप सीख रही थी और ज्यादा फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी, तो ये जो शौक था एक्टिंग और फिल्मों का, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है? हो सकता है कि मेरे फादर प्रोड्यूसर तो थे ही, बट मेरी मदर भी वेरी गुड स्टेज आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने काफ़ी स्टेज वगैरह में प्ले में काम किया था। और मुझे याद है एक उनका कोई प्ले था हमीर हट या कौन सा, तो मैं भी ऑडियंस के साथ बैठी हुई थी और मेरी मदर का परफॉर्मेंस चल रहा था और उनका बहुत ही बड़ा कोई डायलॉग था। उस वक्त तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले जा रहे हैं, मगर मैंने आजू बाजू में देखा तो सब रो रहे थे, तो उनको देख के मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग सब क्यों रो रहे हैं इतना, और मेरी मदर भी स्टेज पे। तो उसके बाद जब प्ले ख़त्म हुआ तो मैं मेरी मदर के पास गई और मैंने तो आंखों में आंसू, तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तो बोले नहीं, तुम क्यों रो रही थी स्टेज पे? मैंने कहा मेरे आजू बाजू में भी सब रो रहे थे। क्या बात तो वो क्या है कि जो बोलते हैं ना कि ब्लड में होता है, हो सकता है। तो अभिनय की जो प्रतिभा है वो आपके खून में थी। जी बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि आपकी माँ से आपको विरासत में वो हाँ बिल्कुल। अचानक पिताजी नहीं रहे और फिर परिवार मुश्किल में आ गया, उस दौर को याद कीजिए। उस वक्त क्या था कि मैं बहुत ही छोटी थी जी, और उनकी मेरे फादर की डेथ के बाद तो सारी जिम्मेदारी, चूंकि मैं मेरी फैमिली में सबसे बड़ी थी जी, हम 7 बहनें और एक भाई, मैं सबसे बड़ी, मेरे बाद मेरे भाई और उसके बाद 6 बहनें। तो अभी ये सबको भी संभालना था। फादर का थोड़ा बहुत वो अपने छोड़ के गए थे, मगर वो सारी जिंदगी और सबको बड़ा करने में तो नहीं काम में आ सकता इतना। बहुत मुश्किल भरा दौर था। बहुत ही मुश्किल भरा दौर था। मैंने मॉडलिंग वगैरह करना शुरू किया उस वक्त जी। तो मेरा ख्याल है वो सब साड़ियों की मॉडलिंग, और उस जमाने में पंजाबी ड्रेस का इतना नहीं हुआ करता था जी जी, सोप की मॉडलिंग और काफी ऐसे होता था। फिर एक AFA करके कंपनी थी जी, जो काफी छोटी छोटी फिल्में बनाया करती थी कि यहाँ हमारे इंडिया में हम लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ की विमेन है, हमारी जो यहाँ की मतलब लड़कियाँ किस तरह से वो लोग काम करते, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक नर्स पे फिल्म बनाई थी जी। तो वो नर्स का रोल मैंने किया था कि दिखाया है कि एक गरीब घर की लड़की है और ये नर्स बन के अपने घर को चलाना चाहती है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है। तो उस वक्त एक गर्ल जो वो भी इंडस्ट्री में नहीं थे, खाली थे, तो उन्होंने मेरे फादर का रोल किया था। अरे गजब। वो उस वक्त थिएटर कर रहे थे। वो थिएटर कर रहे थे उस वक्त, वो फिल्मों में नहीं आए थे। और मैंने उनकी बेटी का ये रोल किया था नर्स का। तो वो फिर यहाँ वो फिल्म शूट करके वो वहां पर भेजा करते थे फॉरेन कंट्री में जी, दिखाने के लिए कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। तो मैं उनके साथ परमानेंट थी। ओके। हाँ, तो जो भी मतलब मेरा एक तरह से पूछो तो सहारा बन गया था कि मंथली मेरी इनकम हो जाती थी। तो ऐसे कर के फिर क्या हुआ, मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई जी। ये उस दौर की बात है जब आप इसी इलाके में कहीं रहा करते। तो हम लोग सोनावाला बिल्डिंग करके यहीं तारदेव पे है और हम लोग 4th फ्लोर पे रहा करते थे, और वो जरा अंदर की तरफ थी उनकी बिल्डिंग, तो वो 1st फ्लोर पे रहा करते थे। और उनकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
तो इस दरमियान क्या हुआ कि आना जाना लगा रहता था, तो एक दूसरे की बोलते ना आंखें मिल गई जी। मैरिज इज मेड इन हेवन बोलते हैं। जी जी। तो बस वो मेरे मतलब हमारा इश्क चला काफी। तब आपकी उम्र बहुत कम रही होगी? अंडर एज थी एक्चुअली। जी। हाँ, तो मतलब मालूम ही नहीं था कि इश्क क्या होता है। वो जो बोलता ना पप्पी इश्क होता है ना, जी, वो जी जी जी। तो वो घर वालों को भी जरा मालूम पड़ा, तो पाबंदी आ गई कि घर से बाहर नहीं जाने का, इधर उधर जहाँ भी जाए तो साथ में कोई जाता था कि कहीं लड़की भटक न जाए। मगर हम लोगों का प्यार इतना मजबूत था कोई भी दीवार हमारे आड़े नहीं आए, हमने सब तोड़ ताड़ के। मगर वो जो अभी थोड़ी देर पहले नागिन की बात हो रही थी, ऊंची ऊंची दीवारों की। अपने दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए, मेरे प्यार के देवता, हमसे इतना करूं कीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए, हमको बाहों में ले लीजिए, मेरे प्यार के देवता, हमसे इतना करूं कीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए। लेकिन आपके सिर पर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे परिवार की, और एक मुश्किल दौर चल रहा था, तो जाहिर है कि कई बार बहुत निराशा होती होगी, कई बार बहुत पसोपेश में होती होंगी आप। किस तरह से आपने खुद को अपने अपने रिलेशन को और अपने परिवार को संभाला, करियर को भी? वो तो मेरे जहन में था ही, क्योंकि क्या है, मुझे याद है कि जब मेरे फादर डेथ बेड पे थे जी, तो मुझे नहीं मालूम था कि मतलब ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो मुझे एक दिन शाम को नज़दीक बुला के बोला कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो मैं बोली हाँ क्या बात है? बोले कि देखो मैंने तुमको अपनी बेटी नहीं अपना बेटा समझा है, तो मेरा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं। तो मैं बोली आप क्यों ऐसा बोलते हैं? मैं रोने लग गई। बोले नहीं रो मत, मैं जो बोलता हूँ सुनो। बोले कल उठ के कुछ हो गया तो तुम मेरे बेटे हो तो सबको तुम संभालोगी। तो मैंने वो प्रॉमिस दिया उनको। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं मेरी फैमिली को बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगी। क्या बात है। और ये मुझे पता है कि आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत तपस्या की, बहुत किया। 7 भाई बहन सभी का करियर आपकी वजह से बना है। खैर वो मेरा ख्याल है मुझे जरिया बनाया भगवान ने, और मेरे जरिए से सबका हुआ। मैं तो नहीं बोल सकती, मैंने अपनी कोशिश की।
आपके पिता आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? बिल्कुल, वो डॉक्टर, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी जी। तो मगर हालात ऐसे हो गए मेरे फादर की डेथ के बाद, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। हालांकि जो स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि हम आपसे एक भी फीस नहीं लेंगे, पर प्लीज़ आप पढ़ाई को मत रोकिए। तो मैंने कहा मैं 2 चीज़ें तो नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ मुझे मॉडलिंग करना है, उन लोग किसी भी वक्त मुझे बुलाए, मुझे वहाँ जाना मेरा ज़रूरी है, तो मेरा पढ़ाई में ध्यान दूँ या वो करूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा खैर चलो, मैं नहीं बहुत पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, मैं मेरी पूरी फैमिली को पढ़ाऊँगी। क्या बात है। और इस तरह से आपने अपनी एक बहन को डॉक्टर बनाया? एक बहन डॉक्टर बनी, एक ने लॉयर का किया, सब पढ़े लिखे हुए हैं जी, वेरी वेल एजुकेटेड। और सबसे इसमें जरूरी बताने वाली बात यह है कि उन सभी के जीवन और उन सभी की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं आपकी बहुत कड़ी मेहनत छिपी हुई है। जी बिल्कुल, मैं ये भी कहूँगी मेरी भी और मेरे हस्बैंड चंपक लाल जी की भी जी। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, या तो मैं मेरे सारी फैमिली की मदद भी नहीं कर पाती जी। कि वो भी मेरे पीछे मतलब लाइक अ पिलर खड़े थे जी। बोले डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ। तो मतलब आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। सबको ऐसे हस्बैंड नहीं मिलते हैं। इस बात पर यहाँ एक गाने की जगह बनती है जी। बताइए कौन सा गाना यहाँ सुना? मेरे अनपढ़ का गाना। बिल्कुल, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। क्या बात है, बिल्कुल सही जगह पर सही गाने का चुनाव आपने किया। सुनते हैं ये गाना। हाँ जी। भैया
बिंदु जी, बात आपकी शादी की हो रही थी जी। आपने बताया कि बहुत मुश्किल दौर था। हाँ, और उस वक्त एक बड़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है जो चंपकलाल जी की है कि वो अपना घर छोड़ के आप लोगों के साथ आए थे। हाँ बिल्कुल। असल में बात क्या हुई थी कि वैसे शादी से वो लोग वैसे नाराज नहीं थे जी, मगर उनका कहना ये था कि शादी के बाद आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मेरी सब छोटी छोटी बहनें हैं और उनको मैं किसके सहारे छोड़ूं। मैं शादी करके अगर मेरे ससुराल चली जाती हूँ तो उनका कौन ख्याल करेगा, और दुनिया तो बहुत खराब है जी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि देखिए आप किसी और से शादी कर लीजिए, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरा पहला फर्ज ये बनता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकता। और एक बात ये भी हुई थी कि उनके पेरेंट्स ने उनको वो कहीं लेके गए थे किसी और लड़की को दिखाने के लिए कि हम जो चाहेंगे आप वो लड़की से शादी करिए। तो चले तो गए थे वहाँ पर, तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप जाके उनसे बात कर लो लड़की से कि भाई क्या है क्या नहीं कैसे। तो उन्होंने जाके पहले बताया कि मैं ज़बरदस्ती से यहाँ आया हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, मेरे जाने के बाद आप ना बोल दीजिएगा। कमाल है, कमाल है, क्या बात, क्या बात। तो इस तरह से फिर आप लोगों ने शादी की। वो कौन सा साल था और उस वक्त तक आप फिल्मों में नहीं आई थी, सिर्फ अनपढ़ में काम किया? हाँ, बस सिर्फ अनपढ़ में किया था। वो साल था मेरा 1964। जी जी। और मतलब तब तक मेरे फादर नहीं रहे थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी जी। तो मेरे मदर और मतलब वो लोगों ने बड़े धूमधाम से शादी हुई, 3 दिन तक शादी चली हमारी। पर उसके बाद फिर यही मसला आके खड़ा हो गया। मैंने उनको भी बहुत समझाया, मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है मगर मेरा ये प्रॉब्लम है। मगर आफ्टर ऑल ससुराल तो ससुराल होता है, वो तो वो ही चाहते हैं कि भाई हमारे साथ आके आप भी। तो मैंने फिर उनको कहा मैं बोली इस तरह से मैं नहीं आ सकती। तो ये भी समझ रहे थे कि सब छोटे छोटे और सब उनको पिताजी की जगह देख रहे थे, सब छोटे छोटे जी। तो बोले नहीं मैं आपके साथ हूँ। क्या बात है। तो उनकी वजह से फिर क्या हुआ था कि उनके फादर नाराज हो गए थे, उनको बिजनेस में से भी निकाल दिया गया। तो बोले कि अगर आपको यही करना है तो हमारे बिजनेस से बिल्कुल आप नहीं रहेंगे, हमारी फैमिली से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरह संघर्ष शुरू हुआ। बिल्कुल। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके, मैंने फिर ऊपर वाले से कहा, मैंने कहा अब ये मेरा इम्तिहान है और आप पे है। मैं बोली ये पास आपको करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ का सूरज वहाँ हो, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं मानूंगी। एक दिन मैंने रो के आसमान से कहा था और हाँ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी जिंदगी में। बिंदु जी, कैसे ताकत मिलती थी, कहाँ से वो इंस्पिरेशन हासिल करती थी कि नहीं इस जिंदगी में कुछ ना कुछ सही तरीके से करना है और जिस रास्ते पर जा रही हूँ उस रास्ते पर सबको साथ लेके कामयाब होना है? बचपन से मैं आपको एक और बात बताना भूल गई कि हम लोग शिरडी साई बाबा को बहुत मानते हैं। जी जी। तो मेरे फादर भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कहा कि अगर मैं नहीं भी रहा जी तो वो उनको एज अ बुढ़ा एड्रेस करते थे। जी जी जी। कि ये बुढ़ा आपका ख्याल करेगा साईं बाबा। तो मेरा उन पे एक भरोसा था और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मेरे पिताजी ने सारा आप पे छोड़ा हुआ है और ये अभी आपका फर्ज है। मैं बोली हम तो आप लोग के सहारे हैं मगर अभी आप देखिए कि आप हमारी नैया कैसे कहाँ पार करते हैं। क्या बात। आज भी मेरे घर में मैंने बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया है जी, जिनमें बाबा की लाइफ साइज स्टैच्यू है। तो हर थर्सडे को पूजा होती है, रोज हमारी पूजा वगैरह तो करते हैं। तो मतलब उनका जो बोलते हैं ना, उनके जो आशीर्वाद जी जो है मुझे मेरी जिंदगी में बहुत ही मेरे काम में आए। जी। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू
हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया, इत देखूं तो इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। नानक की मुस्कान है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर, शान मोहम्मद भी है मुख पर। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। नीम तेरे की मीठी छाया, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं गागर, तेरा दर है। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं गागर। पावन भारत तेरी आग, तेरा पत्थर कण कण राग, तेरा पत्थर कण कण राग। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना।
जाए घात, तू ही भोला तू ही नाथ, तू ही भोला तू ही नाथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। उजाले उनकी यादों की फिल्म अभिनेत्री बिंदु के साथ। अब फिल्मों की तरफ बढ़ते हैं। अनपढ़ फिल्म में किस तरह से मौका मिला था, क्योंकि तब तो आप मॉडलिंग कर रही थी और वो डॉक्यूमेंट्रीज कर रही थी जी। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मोहन कुमार जी ने मुझे कहीं देखा था, जो डायरेक्टर थे जी जी फिल्म के जी। तो उन्होंने सोचा कि माला सिन्हा की डॉटर का रोल करना था। माला सिन्हा जी हीरोइन थी, धर्मेंद्र जी उस वक्त शुरू में नए थे बिल्कुल। तो उनकी बेटी का रोल करना था। तो उन्होंने कोई हमारी जो फ्रेंड थे उनके ज़रिए मैसेज भेजा, उनको ज़रा बुलाइए, हम टेस्ट वगैरह लेंगे, हम चाहते हैं कि अगर काम कर सकती है तो हम उनको ले लेंगे। तो मेरा टेस्ट वगैरह हुआ तो उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे रोल दिया माला सिन्हा की डॉटर का, जिसमें दिखाया है कि माला जी खुद अनपढ़ है मगर वो अपनी बेटी को एजुकेटेड बनाना चाहती है। तो ये पूरी कहानी उस पे थी कि कितने स्ट्रगल के बाद, क्योंकि दिखाया है कि उनके हस्बैंड जो धर्म बने हुए हैं तो यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है और वो लड़की को कैसे करके बड़ा करती है, उसको पढ़ाती लिखाती है। तो ये पूरी मतलब ये कहानी थी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि ये फिल्म बहुत चली नहीं। जी जी। संगीत बहुत चला, लेकिन संगीत बहुत चला मगर फिल्म नहीं चली इतनी। और जो एक इंट्रोडक्शन होता है कि पहली मर्तबा जब आप स्क्रीन पे आते तो मुझे इंट्रोडक्शन नहीं मिला। जी जी जी। तो लोगों को मतलब उस वक्त इतना मालूम नहीं पड़ा कि बिंदु करके कोई लड़की है। जी। ठाकुर साहब, आपने मेरी माँ की इतनी तारीफ की है, आइए मैं आपसे उनसे मिलवाऊं। जरूर जरूर, मैं खुद उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ। माँ, ओहो, शायद वो ये खुशखबरी सुनाने घर चली गई। खैर, फिर कभी सही। अच्छा ये बताओ कि अब आइंदा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? एमए ज्वाइन कर रही हो ना? जी, एमए तो जरूर करूंगी मगर प्राइवेट। क्यों, कॉलेज में क्यों नहीं? बात यह है ठाकुर साहब, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी की है। अब मैं चाहती हूँ नौकरी करके उनकी सेवा करूं। शाबाश, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, ये लो मेरा कार्ड और 2-1 दिन के अंदर ही मुझे ऑफिस से मिलना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा किरण बेटी, तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी है, सुनोगी तो फूले नहीं समाओगी। तो क्या मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है ठाकुर साहब? हाँ, इसी कंपनी में 300 रुपए माहवार। 300? माँ सुनेगी तो कितनी खुश होगी। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, 2-1 दिन में मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। आप सचमुच देवता है ठाकुर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पगली, अगर एहसान मानना ही है तो अपनी काबिलियत का मानो। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपने बेटे की याद आ गई, वो भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी तो हजारों में एक था। तो क्या वो? हाँ बेटी, लोग कहते हैं कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मुझे भाग्य को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल गई। मेरी जरा सी भूल ने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोतियां होते। आप मुझे को अपनी पोती समझिए ना। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। खैर, लोग तो भूल गए। उसके बाद मेरी शादी हुई और शादी के बाद फिर मैंने इरादा छोड़ दिया था कि जाने दो, कि अभी तो बहुत ही मुश्किल है। कि शुरू में मैंने सोचा था कि मैं हीरोइन बनूंगी, मगर शुरू में क्या होता था कि अरे बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत दुबली पतली है, गुजराती है, ठीक तरह से हिंदी बोल पाएगी नहीं पाए। खैर, 10 एक्सक्यूजेज होते हैं जब इंसान जब नया होता है, तो सब नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। जी जी। तो मैंने अपना इरादा छोड़ दिया था। तो उसके बाद हमारी मुलाकात अपने जो चंद्रशेखर जी है पुराने आर्टिस्ट, तो उनसे हमारा बहुत अच्छा था। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनकी बर्थडे थी जी। तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था। हम लोग वहाँ जब गए
तो वहाँ पर लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, उनको भी इनवाइट किया था। जी जी। अब इससे पहले इनके जो पारसमणि और दोस्ती रिलीज हो चुकी थी और हम लोग उनके गानों के ऐसे फैन थे जी। तो जब पहली मुलाकात हमारी उनसे हुई, हम लोगों ने उनकी बहुत तारीफ, मैंने कहा कि आप लोगों ने जो, हम लोग सब, मेरी बहनें वहनें, हम लोग सब गए थे तो बहुत खुश हो गए, हमारी दोस्ती हो गई उनसे। तो मैंने उनको इनवाइट किया कि कभी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ फेमस स्टूडियो हुआ करता था रिकॉर्डिंग का, मैंने कहा हम लोग बहुत नज़दीक रहते तो आप प्लीज़ हमारे घर पे ज़रूर आइएगा। तो उनको भी हमारा मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम लोगों ने उनको जब घर पे इनवाइट किया तो मेरी छोटी बहन थी, तो उनके साथ उनका आँख मटक्का हो गया। अभी हमको मालूम भी नहीं था कि आँख मटक्का हो गया है। फिर बाद में पता चला तो उन्होंने फिर प्रपोजल दिया जी कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो मेरी बहन को भी उनसे शादी करनी थी जी। तो उनसे शादी हो गई, हम लोगों ने शादी करवा दी उनकी। उसके बाद वो यहाँ पर एक कौन सी फिल्म थी, अनीता जी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे राज खोसला साहब की, राज खोसला जी की। तो हमारे घर पे उनको डिनर पे आना था, तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा अरे बैकग्राउंड कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और हम लोग उनको बुलाने गए कि भाई अभी कितनी देर है आपको आने में। तो बोले बस अभी ये ख़त्म हो रहा है, लास्ट वाला है, तो म्यूज़िक का पीस, हम लोग आ रहे हैं। तो उस वक्त वहाँ पर राज खोसला मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे देखा। तो लक्ष्मी ने कहा मेरी साली है ये बड़ी। तो बोले अच्छा, तो मेरे पास आए तो बोले कि मैं आपसे बात पूछूं। मैं बोली हाँ। तो बोले आप फिल्मों में काम करना पसंद करेगी? मैंने कहा अरे मेरे दिमाग से मैं निकाल चुकी हूँ बात, ये फिर क्या है? तो एकदम मैंने झट से हाँ मैंने बोल दिया कि हाँ डेफिनेटली मैं करूँगी। तो बोले अच्छा देखिए, मैं अभी एक मेरी फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ और उसमें बहुत ही अच्छा रोल है जी। मगर वो ज़रा नेगेटिव रोल है। फिर मेरे दिल में मैंने कहा नेगेटिव रोल यानी वैम्प रोल, लोग गालियाँ देंगे, मैंने कहा वही गालियाँ सुनने का। तो बोले अच्छा मैं आपको 15 दिन देता हूँ, आप सोचिए। तो तब तक मैं मेरा सब सारा स्टोरी का स्क्रीन प्ले वगैरह उसमें हम लोग बिजी है। 15 दिन के बाद आप मुझे बताइए कि आप करना चाहती हैं या नहीं। मैंने सबको पूछा, लक्ष्मी जी को पूछा, मेरे हस्बैंड को पूछा। मेरे हस्बैंड बोला चलो अभी काम छोड़ दिया है, सब भूल गए, अभी क्या ज़रूरत है, जो भी अपनी दाल रोटी है चलता है। मैंने कहा नहीं एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और मेरे दिल में था कि मैं सबको बताऊं। वो लोगों ने बोला ना गुजराती है, ऐसी है वैसी है, तो दिखा दूं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। क्या बात। तो मैंने राज खोसला जी को फ़ोन किया कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो उस दरमियान वो शूटिंग कर रहे थे महबूब स्टूडियो में मेरा साया। तो बोले कि आप पैकअप के बाद उससे पहले आप आ जाइए 5 साढ़े 5 बजे, मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाइए। पैकअप होने के साथ ही आपका हम लोग टेस्ट ले लेंगे जी। तो उनके कुछ डायलॉग्स थे, उन्होंने मुझे भेजे कि आप तैयार हो जाइए उसके साथ, और मुझे सेट पे बुलाया। उनका पैकअप हो गया था, मुझे सेट पे बुलाया, सब लाइटिंग वाइटिंग सब रेडी थी। बोले आपको यहाँ से चल के यहाँ आना है और ये डायलॉग इतने बोलने हैं जी जी। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो लोगों ने रिहर्सल किया तो मैंने समझ लिया, मैंने कहा यहाँ से चल के यहाँ आना है, मैंने डायलॉग्स बोल दिए। तो ज़रा 2 मिनट मुझे देखते ही रह गए कि मैंने कैसे पूरा इस तरह से बोलूँ। तो बोले चलो टेक करते हैं। तो टेक किया तो मेरा पहला ही टेक ओके हो गया और सबने साइड पे तालियां बजाई। क्या बात है। तो राज खोसला जी ने कहा यू आर माई नीलांबरी। ये नीलांबरी नॉवेल थी चंद्रकांत काकोडकर की, मराठी में बहुत मशहूर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो नॉवेल है उसकी हीरोइन नीला है, नीलांबरी, मगर मैं नीलांबरी नाम नहीं रख सकता क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अपनी माइथोलॉजिकल फिल्म है। तो मैं ये फिल्म का नाम रखूंगा 2 रास्ते। बोले 2 रास्ते हैं, एक बिल्कुल सीधा जाता है और एक टेढ़ा जाता है। तो मैंने कहा जाहिर है टेढ़े रास्ते पे तो मैं ही चलूंगी। तो बहुत हंसे। क्या बात। फिर उसके बाद हमारी शूटिंग शुरू हुई। कितना मुश्किल था वो दौर जबकि आप एंटर हो रही थी? और एंटर तो मगर मुझे बहुत खुशी थी और एक चैलेंज था मेरे दिल में, एक कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी। एक जो बोलते हैं ना कि जोश था, जज्बा था, जज्बा बिल्कुल। पहले ही दिन मेरा शॉट था राजेश खन्ना के साथ, जो हमारे घर हम लोगों ने पार्टी रखी है, जैसे नए घर में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और जहाँ पर बलराज साहनी जी आते हैं, जैन जी आते हैं और उनको मैं दरवाजे से ही बाहर कर देती हूँ कि आप लोग मतलब
सबके सामने अगर आप आएंगे तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। हम लोग तो अभी बड़े हो गए हैं और आपकी हमारे सामने क्या बिसात। और ये देख के ना राजेश खन्ना का और मेरा आमना सामना होता है उस वक्त फर्स्ट टाइम। जो वो मुझे 10 सुनाता है, मैं उसको 20 सुनाती हूँ। तो उसके बाद ऐसे करते कराते एक फिल्म कंप्लीट हो गई जी। राज खोसला जी ने मुझे कहा कि देखो बिंदु, ये मैंने फिल्म बनाई है, मेरी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हुई है, अच्छी भी चली है, अब ये फिल्म के लिए तुम हमारे लिए नहीं हो। अभी देखना है कि कैसे तुम्हारे लक चलते हैं, क्या होता है। अरे माय गॉड, मैं डर गई। मैंने प्रे किया गॉड से कि मेरी इज्जत रख लेना, भले पिक्चर चले नहीं ज्यादा मगर फ्लॉप मत करना। एनीवेज पिक्चर कंप्लीट हो गई। पिक्चर यहाँ ओपेरा हाउस थिएटर में रिलीज हुई तो शुरू का जो पहला वीक था तो डबल रिपोर्ट आ रही थी, क्या पिक्चर ठीक है, कोई बोले अच्छी है। तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। अरे अरे अब क्या होगा। सडनली एक वीक के बाद माउथ पब्लिसिटी से पिक्चर वो चली कि गोल्डन जुबिली हो गई। क्या बात है। सब लोगों को मालूम पड़ा कि बिंदु नाम की एक वैम्प ने नेगेटिव रोल करने के लिए एंट्री की है। क्या बात है। इस फिल्म का गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इस फिल्म के गाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उन दिनों आनंद बख्शी जी, लक्ष्मी जी, प्यारे जी, तो ये लोगों का काफी मेल था, काफी गाने एक साथ बनाते थे। बख्शी जी लिखते थे गाने जी। तो ये गाना वो लोग बना रहे थे, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। वो गाना तो पिक्चराइज कर रहे थे वो लोग मुमताज पे। तो हमेशा मुझे आनंद बख्शी जी बोलते थे कि अरे बिंदिया तू देख लेना, चमकेगी ये पिक्चर में। मुझे आज भी याद है। तो बोले बिंदिया भले ये मुमताज के लिए हो मगर ये गाना तुम्हारे लिए है। क्या बात है। तो हमेशा जब भी मेरे सामने आते थे तो हमेशा ये गाते थे कि बिंदिया चमकेगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। मैंने माना हुआ तू दीवाना,
उसके बाद तो दौर ऐसा चला कि ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी हो गई मेरे पे। मैंने कटी पतंग साइन की, शक्ति सामंता की जी। उसमें कैबरे डांसर का रोल था। शक्ति सामंता जी ने मुझे बुलाया और ऐसे पूछा कि देखो बिंदु, ये कैबरे डांसर का रोल है, तुम कर पाओगी क्या कैबरे? अब फिर चैलेंज वाली बात आ गई जी। मैंने कहा क्यों नहीं, करूंगी डेफिनेटली, मगर तुम डांस जानती हो? मैंने कहा हाँ, मैं भारतनाट्यम और थोड़ा बहुत सीखी हूँ। बोले नहीं, ये जो कैबरे होता है ज़रा हटके होता है। बोले अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग रिहर्सल वगैरह करते हैं, देखो कैसे तुमको लगता है, तुम कर पा रही हो नहीं कर पा नहीं, मतलब कर पा रही तो मेरे दिमाग में तो ये बात आती ही नहीं ना कि नहीं कर पा रही हूँ, कैसे नहीं कर पा रही हूँ, करूंगी। मतलब उनको नहीं मैंने बोला, मगर अपने दिल में बोला जी। तो अपने रॉबर्ट मास्टर, जो सूर्यकांत मास्टर के नाम से भी मशहूर थे, काफ़ी हेलन जी के डांसेस, कुक्कू जी के डांसेस, उस ज़माने में बहुत उनका नाम था, तो उनके साथ मैंने रिहर्सल किया ये गाने का, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं जी जी। तो 2-3 दिन रिहर्सल के बाद सब परफेक्ट हो गया, शूटिंग शुरू हो गई और अच्छी, और वो क्या, वो गाना क्या था, स्टोरी के साथ उसका निस्बत था वो गाने का जी, और डायलॉग्स थे नहीं, और पूरी कहानी बता देती है उसमें अपने हीरोइन को, और उसको डरा देती है और उसको देख के डर जाती है तो ये गाना जो डायलॉग सॉन्ग में था तो काफ़ी, मतलब गाना पिक्चराइज हो गया, सब हो गया। फिर मैंने गाना तो देखा, पर मुझे कुछ इतना जमा नहीं। मैंने शक्तिदा को कहा, मैंने कहा शक्तिदा आप दोबारा कर लीजिए ना, मैं और अच्छा करूँगी। तो नहीं नहीं बिंदु, बहुत अच्छा है, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है, तुम देखना थिएटर में सबको अच्छा लगेगा। मैं बोली पता नहीं, मैं नहीं हूँ तो मुझे टाल रहे, कोई और बोलता तो कर देते करके मैंने एनीवेज ऐसे ही हुआ। जब पिक्चर रिलीज हुई, ओ हो, गाने पे सब लोग पैसे फेंक रहे थे, तो मैं ताज्जुब कर गई। मैं बोली ये गाने पे मेरा इतना तो कोई ये नहीं है गाना, मगर आज तक वो लोगों को गाने याद है। बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं। शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। ए, पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी, और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।
सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की फिल्म अभिनेत्री बिंदु के साथ। अभिनेत्री बिंदु की दास्तां जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खां। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।